वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक्स बता देता हूँ कार्ल मार्क्स की थ्योरी का। कार्ल मार्क्स हमेशा सोसाइटी को देखते थे कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल के रूप में, कि हर एक सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतभेद होंगे और एक नई सोसाइटी निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उन्होंने इसलिए दिया था कि वो पुरानी सोसाइटीज़ के बारे में बता सकें कि पुराने समय में सोसाइटी कैसे होती थी, फिर नई सोसाइटी कैसे बनी। उनका कहना था कि हर एक सोसाइटी चेंज हुई है वो कॉन्फ्लिक्ट से चेंज हुई है, यानी कि किसी एक सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आया होगा, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट से कोई दूसरी सोसाइटी निकल के आई होगी। तो बेसिकली मार्क्स के जो जनरल आइडियाज़ हैं अबाउट द सोसाइटी आर नोन एज हिज थ्योरी ऑफ ए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो वो बेसिकली अपने जनरल आइडियाज़ को रखते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बेस पे, यानी कि वो पास्ट सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट सोसाइटी में कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उस कॉन्फ्लिक्ट को मैं आज की प्रेजेंट सोसाइटी में कैसे देख सकता हूँ जिस समय में कार्ल मार्क्स रहे होंगे। ठीक है, मटेरियलिज्म इज़ द बेसिस ऑफ ही सोशोलॉजिकल थॉट। उनका कहना है कि सोसाइटी में, समाज में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आया है वो मैटर की वजह से आया था, यानी कि मटेरियल की वजह से आया। अब मटेरियल कुछ भी हो सकता है, लैंड हो सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, एक गाय भी प्रॉपर्टी है वो भी हो सकती है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो आता है वो हमेशा मटेरियलिज्म से आता है, यानी कि मैटर से आता है। मार्क्स मटेरियल कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर में या कुछ भी होता है तो उसका जो बेस होता है वो होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। यानी कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर मटेरियल में चेंज आ रहा है, मैटर में चेंज आ रहा है, तो ये सब चेंज करेगा स्ट्रक्चर को भी और सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी चेंज लाएगा। मार्क्स हैज़ ट्रेस्ड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। तो इसमें मार्क्स ने बात की है कि पुराने ज़माने में सोसाइटी कैसी थी और वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक कैसे पहुंची है। तो बेसिकली एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज तक पहुंची है, उसका मेन कारण है कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल, कि क्लास स्ट्रगल हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, उसके बाद सोसाइटी जो है वो चेंज हुई होगी और वो दूसरी सोसाइटी में जाके पहुँची होगी। तो ये मार्क्स की एक कोर थ्योरी है। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर मटेरियल और इकोनॉमिक बेसिस, यानी कि मटेरियल में भी चेंजेस आए होंगे या इकोनॉमिक बेसिस में, रिलेशन में चेंजेस आए होंगे जिससे कि सोसाइटी चेंज हुई है। मटेरियलिज्म सिंपली मीन्स दैट इट इज़ मैटर और मटेरियल रियलिटी विच इज़ द बेसिस फॉर एनी चेंज। तो यानी कि मैटर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमें किसी भी सोसाइटी में बदलाव देखने को मिलता है। देखो सोशियोलॉजी में 3 तरह की अप्रोचेस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच है जो हमेशा बात करती है कि सोसाइटी जो है इंसान को जोड़ के रखती है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। तीसरा है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो हमेशा मीनिंग की बात करता है कि ह्यूमन ने किस तरह से मीनिंग निकाले होंगे और उसने स्ट्रक्चर को बनाया होगा। तो वो बेसिकली इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो मीनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और दूसरा हमें देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ये देखता है कि किस तरह से सोसाइटी में मतभेद रहे होंगे, लड़ाइयाँ हुई होंगी जिससे कि सोसाइटी चेंज हुई है। तो कॉन्फ्लिक्ट में हम स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं बेसिकली कि किस तरह से सोसाइटी ने स्ट्रगल किया है, 2 क्लासेस के बीच में कैसे स्ट्रगल हुआ है। मटेरियलिज्म मीन्स द मटेरियलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। All the societies have experienced similar pattern of history and even history is built upon its materialist foundation। तो कार्ल मार्क्स इसमें वही बात कर रहे हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो पुरानी सोसाइटी हो, बीच वाली सोसाइटी हो या नई सोसाइटी हो या आने वाली सोसाइटी हो, वो सिमिलर पैटर्न को देखती हैं। यानी कि उनमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है वो हमेशा मटेरियल की वजह से ही आता है। मटेरियल में कुछ चेंजेस आए होंगे, क्लास स्ट्रगल हुआ होगा, क्लास रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आया होगा जिससे कि सोसाइटी चेंज हुई है। तो वो सेम पैटर्न देखते हैं हर एक सोसाइटी में। Marx has tried to suggest that all society passes through unilinear evolution. Every society progresses stage by stage and every society has march ahead. He has suggested about the history of society. तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो एक ही दिशा में चलता रहता है और प्रोग्रेस की ओर बढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल पहले जो सोसाइटी थी वो कम एडवांस होगी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आया होगा, सोसाइटी और एडवांस हुई होगी, उसमें फिर से कॉन्फ्लिक्ट आया होगा और सोसाइटी एडवांस हुई होगी। इससे कि सोसाइटी चलती रहेगी कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे और वो प्रोग्रेस करती रहेगी और वो एडवांसमेंट की ओर जाती जाएगी। और सोसाइटी का एकमात्र जो अल्टीमेट गोल है वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म यानी कि जिसमें हर किसी को अधिकार होंगे, हर किसी के पास प्रॉपर्टी होगी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं। तो वो एक लास्ट अल्टीमेट गोल है मार्क्स के अनुसार सोसाइटी का, कम्युनिज्म।
तो कार्ल मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की थी, तो उसमें सबसे पहले वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में देखते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में वो देखते हैं कि किस तरह से सोसाइटी में जो था कम्यूनल था, यानी कि ऑनरशिप जो थी कम्यूनल थी, पब्लिक के पास ऑनरशिप थी। उसके बाद स्लेवरी सिस्टम में वो देखते हैं, फिर फ्यूडलिज्म में वो देखते हैं कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है हमें कैपिटलिस्ट के बीच में और किंग और पोप के बीच में। फिर फ्यूडलिज्म रिप्लेस्ड होता है, फिर कैपिटलिज्म आता है जिसमें कैपिटलिज्म के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। फिर कैपिटलिज्म रिप्लेस होगा तो फिर सोशलिज्म आएगा, सोशलिज्म फिर रिप्लेस होगा तो जो अल्टीमेट गोल है कार्ल मार्क्स के अनुसार वो है कम्युनिज्म। ईच स्टेज सॉज द सीड्स ऑफ इट्स ऑन डिस्ट्रक्शन। कार्ल मार्क्स का ये भी कहना है कि जो भी स्टेज आती है वो अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए खुद ही बीज बो देती है। वन विल गो एंड अदर विल कर, एक सोसाइटी आएगी दूसरी सोसाइटी उसको रिप्लेस कर देगी। Such precision and succession will continue till the ultimate communism is reached। तो कार्ल मार्क्स इसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी जो है वो हमेशा रिप्लेस होती रहेगी किसी दूसरी सोसाइटी के द्वारा, जैसे कि ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कम्युनिज्म, जब हम कम्युनिज्म को रीच कर लेंगे, जब उसको हम हासिल कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है जिसमें हर किसी को उसका हक मिलेगा, इक्वालिटी होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। तो ये है अल्टीमेट गोल कम्युनिज्म। सो मार्क्स व्यूज़ ह्यूमन सोसाइटी एज एन इंटर रिलेटेड होल। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि हमें चीज़ों को सेपरेटली नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें चीज़ों को इंटर रिलेटेड करके देखना चाहिए। द सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, बिलीव्स, डॉक्ट्रिन्स विद इन इट आर इंटीग्रली रिलेटेड, देयरफॉर ही हैज स्टडीड देयर इंटररिलेशंस रेदर दैन द ट्रीटिंग दैम सेपरेटली। तो कार्ल मार्क्स सोशल ग्रुप्स को, इंस्टीट्यूशंस को, बिलीफ सिस्टम को, इन सभी चीज़ों को एक साथ रख के समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है और ये सोसाइटी में कैसे डोमिनेटेड हैं। दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। हमेशा कार्ल मार्क्स जो है, अगर हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की थी उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लास रिलेशनशिप होता है और क्लास रिलेशनशिप में ही क्लास स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है। तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि क्लासेस में हमें स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर इज़ नो परमानेंट परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन का जो नेचर है वो परमानेंट नहीं है, ह्यूमन का नेचर जो है वो चेंज होता रहेगा। ह्यूमन नेचर इज़ नाइदर ओरिजिनली एंड एविल नॉर ओरिजिनली गुड, इट इज़ इन ओरिजिनली पोटेंशियल, कि ह्यूमन जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो कहाँ तक सक्सेस और एक्सलेंस की तरफ पहुँच सके। तो ये होता है ओरिजिनल पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन्स। In most of human history, according to Marx, these relationships are class relationships that create class struggle। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप अगर होंगे, क्लास रिलेशनशिप्स अगर होंगे, तो उसमें हमें क्लास स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स ने दो तरह की बात की थी। पहले उन्होंने बात की थी सुपरस्ट्रक्चर, जिसको हम समझेंगे, और उसके नीचे इन्होंने बात की थी बेस और फाउंडेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स। तो पहले अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर की बात करें तो सुपरस्ट्रक्चर में हम रिलीजन को रख सकते हैं, पॉलिटिक्स को रख सकते हैं, कल्चर आर्ट को रख सकते हैं, साइंस सुपरस्टिशन को रख सकते हैं, वैल्यूज़, इमोशंस, ट्रेडिशंस एंड मीडिया को भी हम सुपरस्ट्रक्चर में रख सकते हैं। अब बेस फाउंडेशन की हम बात करते हैं। बेस में दो तरह की चीज़ें होती हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं, जैसे कि लेबर हो गया, लेबर भी फोर्सेस है, रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल भी फोर्सेस है। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपका रिलेशन क्या है। देखो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बन रही है, जो लेबर्स हैं, कोई गाड़ी बनाएगा, कोई गाड़ी का पहिया बनाएगा, कोई गाड़ी की डिक्की बनाएगा, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी है वो किसकी है, उस गाड़ी का ओनर कौन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि रिलेशन क्या है प्रोडक्शन के साथ आपका। यानी कि चीज़ें तो तैयार हो गई, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी बनी है वो किसके हिस्से में जाएगी, वो लेबर के हिस्से में तो जाएगी नहीं, बल्कि उसका जो ओनर होगा वो उसके हिस्से में जाएगी। तो ये होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कार्ल मार्क्स ने जो स्टडी की है बुर्जुआजीज एंड प्रोलिटेरिएट क्लास की, कि एक तरफ अमीर क्लास के लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, और दूसरी तरफ प्रोलिटेरिएट होते हैं, जो गरीब क्लास के लोग होते हैं, लिबरल्स होते हैं। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में जो ओनरशिप है इस समय वो कैपिटलिस्ट के पास है, यानी कि कैपिटलिस्ट लोगों ने ओनरशिप को संभाल के रखा हुआ है, और जो लेबरर है वो सिर्फ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है, और उसका प्रोडक्शन के साथ सिर्फ इतना ही रिलेशन है कि वो उसको बना रहा है, लेकिन उसके पास ओनरशिप नहीं है। सो द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन अराइज आउट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बट एसेंशियली ओवरलैप विद द रिलेशंस इन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमने अभी बात की यह वही चीज़ कह रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स का डायलैक्टिकल रिलेशनशिप है, और भी कई तरह की थ्योरीज कार्ल मार्क्स ने लिखी हुई हैं,
अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।